नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार फिर आपका अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान निर्माण के भाग 5 के विषय में। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान सभा की संरचना पर, उसके वर्गवार प्रतिनिधियों के विषय में। साथ ही हम इसमें देखेंगे अंतरिम सरकार और साथ ही हम देखेंगे इसमें माउंटबेटन योजना 1947 के विषय में। दोस्तों, हमने भाग 4 में डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन योजना। अब हम उसी कैबिनेट मिशन योजना से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर कैबिनेट मिशन योजना ने किन व्यवस्थाओं को प्रावधानित किया था और वो व्यवस्थाएं हमारे देश में किस प्रकार से लागू की गई थी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा नया लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे भारतीय संविधान सभा के वर्गवार प्रतिनिधियों के निर्वाचन के विषय में। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित वर्गवार प्रतिनिधियों के विषय में हम जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के वर्गवार प्रतिनिधियों में सबसे पहला स्थान हम दे रहे हैं हिंदू समुदाय से। आखिर संविधान सभा में कितने लोगों की उपस्थिति थी? देखते हैं दोस्तों, हिंदू समुदाय से भारतीय संविधान सभा में 205 सदस्य शामिल थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें हमने सिख समुदाय के 4 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। तो दोनों को मिलकर संख्या कितनी होती है हिंदू समुदाय की? 205। ठीक है दोस्तों, अब हम एक महत्वपूर्ण समुदाय मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं कि आखिर उस समुदाय से भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम समुदाय से कुल 79 प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान सभा में स्थान दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इन 79 सदस्यों में से 73 सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित थे और 6 मुस्लिम सदस्य अन्य दलों से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण समुदाय ईसाई समुदाय की। ईसाई समुदाय के हमारे यहाँ पर 6 प्रतिनिधि शामिल थे संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और महत्वपूर्ण समुदाय की ओर आपको ध्यान आकर्षित कराते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन समुदाय से हमारी संविधान सभा में 3 सदस्य शामिल थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसे ही 3 सदस्य हमारे यहाँ पारसी समुदाय से भी शामिल थे। तो पारसी समुदाय के भी कितने सदस्य शामिल थे संविधान सभा में? 3। और दोस्तों हम देखते हैं कुछ पार्टियां जो छोटी पार्टियां थी, लेकिन उन्होंने भी भारतीय संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसमें एक महत्वपूर्ण पार्टी है कृषक प्रजा पार्टी। इसके एक सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल था। तत्पश्चात दोस्तों यूनियनिस्ट दल, इससे भी एक सदस्य को संविधान सभा में जगह दी गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण छोटा दल था जिसे हम जानते हैं शाहिद जिगरा, जो कि बलूचिस्तान की एक महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी। वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल है। ठीक है दोस्तों, इससे भी हमारे संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटिश भारतीय प्रांत, देशी रियासतों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य शामिल होना थे। उस योजना में जो प्रस्तावित थे उन्हीं के विषय में हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की कैबिनेट मिशन योजना में कुल सदस्य संख्या या संरचना 389 थी। मतलब पूरी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल होना थे दोस्तों? 389 सदस्यों का भी दोस्तों यदि हम विभाजन करें तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्य शामिल होने थे। मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितनी सीटें दी गई थी हमारी संविधान सभा में? 292। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे आज हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था, तत्कालीन ब्रिटिश शासन काल में भी एक ऐसी व्यवस्था चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के रूप में मानी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी 4 सदस्यों को चुना जाना था। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां से भी 4 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, और दोस्तों महत्वपूर्ण बात, देशी रियासती भारत से।
कुल 93 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट या मनोनीत किया जाना था। देशी रियासतों कितने प्रतिनिधि होने थे भारतीय संविधान सभा में? 93। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन तीनों की संख्या को आप जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकलती है? 389। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद भी आपको कुछ प्रश्नों को और अधिक जानना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी वर्ग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 33 प्रतिनिधि एससी वर्ग या समुदाय से संबंधित थे। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण वर्ग है हमारे यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग। एसटी वर्ग से दोस्तों 26 सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत किया गया था। तो दोस्तों कितने सदस्य? 33 सदस्य एससी समुदाय से संबंधित थे, 26 सदस्य एसटी समुदाय से संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण समुदाय, ठीक, उस महत्वपूर्ण समुदाय को मैं नारी शक्ति नाम दे रहा हूं। नारी शक्ति या नारी समुदाय, स्त्री समुदाय से कितने सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे? तो वह सदस्य थे दोस्तों कुल 15। इन 15 सदस्यों में दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्कराने, दक्षयानी वेलधायन, श्रीमती रसूल, लीला राय, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, कमला देवी, मालती चौधरी, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और महत्वपूर्ण एक और सदस्य हैं सरोजनी नायडू शामिल हैं। यह है हमारी मातृशक्ति अर्थात नारियों का हमारी संविधान सभा में समावेश। इन 15 नारी शक्ति के प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके विषय में हम अपने लेक्चर के आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको नाम ध्यान होना चाहिए। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्कराने, दक्षयानी वेलधायन, श्रीमती रसूल, लीला राय, रेणुका राय, मालती चौधरी, दुर्गा बाई, पूर्णिमा बनर्जी, कमला देवी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। हम इस नारी शक्ति को नमन करते हैं जिसने हमारे पवित्र महत्वपूर्ण ग्रंथ भारतीय संविधान की रचना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दोस्तों अब हम इसी कड़ी में आगे बात करेंगे हमारी शुरुआती अंतरिम सरकार की। कैबिनेट मिशन योजना की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी भारत में अंतरिम सरकार के गठन की। दोस्तों अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, आखिर अंतरिम सरकार से हमारा क्या आशय है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे इसे कहा जाता है काम चलाऊ सरकार, अस्थायी सरकार या संक्रमणकालीन सरकार। क्या क्या है दोस्तों इसके अन्य नाम? काम चलाऊ सरकार, अस्थायी सरकार या संक्रमणकालीन सरकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है अंतरिम सरकार, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी देश में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा होता है, मतलब संविधान निर्माण प्रक्रिया में होता है, ऐसी अवस्था में जब तक संविधान निर्माण पूरा न हो जाए तब तक आखिर राज व्यवस्था का संचालन कैसे हो? तो राज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उस देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाता है, जो कि उस देश की राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती रहे जब तक कि संविधान निर्माण न हो जाए और एक व्यवस्थित सरकार अस्तित्व में न आ जाए। तो दोस्तों यही बात आपको मैं जो बता रहा था वही यहाँ पर लिखा है कि जब किसी देश का संविधान निर्माण कार्य चल रहा होता है, जब तक उस देश की शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए ऐसी सरकार का गठन किया जाता है जिसमें उस देश के सभी महत्वपूर्ण दलों, जो भी राजनीतिक दल वहां के हैं, उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इसे ही कहा जाता है अंतरिम सरकार। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी भारत में अंतरिम सरकार के गठन की,
और ध्यान रखें ना, यही सिफारिश के मद्देनजर भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दोस्तों अब देखते हैं हम भारतीय अंतरिम सरकार की। एक तो हमने देख लिया आखिर अंतरिम सरकार होती क्या है, उसका आशय क्या होता है। अब हमें देखना है भारत में अंतरिम सरकार किस तरीके से कार्यरत हुई थी, आखिर उसका गठन कैसे हुआ, उसकी संरचना क्या थी। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत में अंतरिम सरकार के विषय में। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भारत में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, और इसी सिफारिश के मद्देनजर भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और ध्यान रखते हैं हम इस अंतरिम सरकार के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, जो कि आपकी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, तो ध्यान रखिएगा वो तारीख है 24 अगस्त 1946। मतलब 24 अगस्त 1946 को भारत में ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की। अब दूसरा प्रश्न उठता है दोस्तों हमारे सामने, आखिर इस अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, मतलब कब से इसने अपना कार्यभार संभाला। तो दोस्तों वह तारीख है 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को भारतीय अंतरिम सरकार ने अपने पद को ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारत में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो अंतरिम सरकार थी उसके औपचारिक मुखिया थे तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल, जिन्हें आप वायसराय भी कहते हैं। तो तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे यहाँ पर, लॉर्ड वेवेल, और इन्हीं की अध्यक्षता में हमारी अंतरिम सरकार ने कार्य करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यह पद जो भी कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष का था, यह केवल औपचारिक पद था। जो भी निर्णय किए जाने थे भारत के संदर्भ में, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, वो किए जाने थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। ध्यान रखना, इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक उपाध्यक्ष पद भी होता था, और इस उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अंतरिम सरकार के वास्तविक मुखिया थे। ध्यान रखिएगा, वास्तविक मुखिया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी गण। ठीक है दोस्तों, अब हम अन्य महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चलते हैं कि क्या और आपको जानना चाहिए इस विषय में। तो दोस्तों सबसे पहला आपसे प्रश्न उठ सकता है कि अंतरिम सरकार की प्रकृति या नेचर क्या था। ध्यान रखिएगा, भारत की में जो शुरुआती अंतरिम सरकार थी उसका नेचर था भारतीय गवर्नर जनरल की लोकप्रिय कार्यकारिणी परिषद के रूप में। तो भारत में जो हमारी अंतरिम सरकार थी वो किस प्रकार थी, गवर्नर जनरल की लोकप्रिय कार्यकारी परिषद के रूप में यह कार्यरत थी। इसका मतलब क्या होता है, जो आपको यहां पर मैं दर्शा रहा हूं कि भारतीय वायसराय केवल नाम मात्र का प्रमुख था। भारतीय वायसराय केवल नाम मात्र का प्रमुख, और सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाने थे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यगण और उपाध्यक्ष के द्वारा लिए जाने थे। तो दोस्तों अब आप समझे कि भारत में अंतरिम सरकार की प्रकृति क्या थी। अब हम अपने नए जो एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आपका आकर्षित कराता हूं, मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था जिसे हम जानते हैं मुस्लिम लीग के नाम से। इस मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा शुरुआती, उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। दोस्तों शुरुआत में मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का बहिष्कार किया गया। ठीक है, क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। किंतु मुस्लिम लीग को भी जब गलती का एहसास हुआ, मुस्लिम लीग को भी जब यह तय हो गया, निर्धारित हो गया कि अंतरिम सरकार भारत में कार्यरत रहेगी और उससे बाहर रहना किसी भी तरीके से उनके लिए मुनासिब नहीं है, तब 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। दोस्तों ध्यान रखना, 2 सितंबर 1946 को बनी थी हमारी अंतरिम सरकार,
और मुस्लिम लीग कब आई? उसके अगले महीने 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों का भी समावेश हमारी अंतरिम सरकार में हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके विषय में महत्वपूर्ण चीज थी कि शुरुआती अंतरिम सरकार की सदस्य संख्या क्या थी। वायसराय और उपाध्यक्ष को मिलाकर, वायसराय और उपाध्यक्ष को मिलाकर इस शुरुआती अंतरिम सरकार की कुल सदस्य संख्या थी 13। इन 13 सदस्यों में वायसराय भी शामिल है और साथ ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, जब 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकारा, तब उस अंतरिम सरकार के 3 सदस्यों को हटाते हुए मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में जगह दी गई। वो कौन 3 सदस्य हैं जिन्हें अंतरिम सरकार से हटाया गया? उनके नाम हैं सैयद अली जहीर, दूसरा महत्वपूर्ण नाम है शरद चंद्र बोस और तीसरा नाम है शाफत अहमद खान। शाफत अहमद खान, शरद चंद्र बोस और सैयद अली जहीर को हटाते हुए 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों ध्यान है आपको, शुरुआत में कितनी सदस्य संख्या थी? 13। 3 सदस्यों को हटाया तो सदस्य संख्या कितनी रह गई? 10। 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया तो अब सदस्य संख्या कितनी हो गई? 15 सदस्य संख्या हमारी अंतरिम सरकार की या पुनर्गठित अंतरिम सरकार की सदस्य संख्या 15 हो गई, जिसमें वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। अर्थात यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप गिनते हैं तो कांग्रेस के कितने सदस्य हो गए? 9। 5 सदस्य किसके हो गए? मुस्लिम लीग के, और 1 वायसराय स्वयं इसमें शामिल थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं आखिर अंतरिम सरकार की मुस्लिम लीग के समावेश के पश्चात किस प्रकार की संरचना थी। आइए दोस्तों उसके ऊपर अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार जो कि हो चुकी थी पुनर्गठन के बाद 15 सदस्य, इसमें से 9 सदस्य कांग्रेस के शामिल थे और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के, और एक कौन है? हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय। तो ध्यान रखिएगा, इस कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायसराय। तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। इसीलिए एक नाम तो आपके पास हो गया, कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेवेल। ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था वह इस कार्यकारिणी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था। तत्पश्चात दोस्तों देखिएगा कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में, तो कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। तत्पश्चात कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे उनके बारे में बात करते हैं हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, आसफ अली, लियाकत अली खान। ध्यान रखिएगा, यहां तक जो सदस्य हैं वो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब मुस्लिम लीग के जो सदस्यगण हैं उनके नाम भी देख लीजिए आप। श्री आई चुंदरीगर, श्री लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तार, अगला नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल और अगला लास्ट नाम है आपका गजानफर अली खान। ठीक है दोस्तों, यह थे प्रारंभिक पुनर्गठित अंतरिम सरकार के सदस्यगण जिन्हें विभिन्न मंत्रालय दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, आपका लेना देना इनके मंत्रालयों से नहीं था। एक महत्वपूर्ण बस ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग से संबंधित थे लियाकत अली खान। बाकी के बारे में परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता। यदि आप देखना चाहें तो हम आपको इस तालिका की भी PDF उपलब्ध करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके पश्चात आखिर माउंटबेटन योजना का भारतीय संवैधानिक विकास में क्या महत्व था। माउंटबेटन योजना के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? माउंटबेटन योजना कब हमारे सामने आई? माउंटबेटन योजना में किस तरीके से भारत के भावी भविष्य के बारे में एक दिशा निर्देशन या दिशा निर्देश दिए गए? दोस्तों अब देखते हैं हम हमारे माउंटबेटन योजना 1947 के विषय में। दोस्तों माउंटबेटन योजना वर्ष 1947 में
हमारे समक्ष आई। ध्यान रखिएगा, यदि इसकी तारीख आपसे पूछी जाए तो वह तारीख थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 या भारत पाक विभाजन की योजना के रूप में इस माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय हैं श्री लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में वायसराय के पद को कब ग्रहण किया, तो तारीख ध्यान रखिएगा आप, 24 मार्च 1947। ध्यान रखिएगा दोस्त, 24 मार्च 1947 को भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पद को ग्रहण किया। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनका भारत आगमन या इस पद पर नियुक्ति किस तारीख को की गई, तो वह तारीख थी 22 मार्च 1947 को उनकी नियुक्ति प्रभावी हुई। भले ही उन्होंने पद कब संभाला, 24 मार्च 1947 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह थे हमारे भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय जिन्होंने लॉर्ड वेवेल से अपना पद ग्रहण किया था। आइए दोस्तों, हम इसी माउंटबेटन योजना के विषय में और जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को 2 डोमिनियन मतलब अधिराज्य, भारत और पाकिस्तान अर्थात देश विभाजन, भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। कब की ये योजना प्रस्तुत, 3 जून 1947 को। इनके अंतर्गत क्या प्रावधान थे, 2 अधिराज्य या डोमिनियन बनेंगे, भारत और पाक, अर्थात क्या होगा, भारत का, हमारे देश का विभाजन। हमारे देश का विभाजन सभी के लिए एक गंभीर त्रासदी थी, जिसके विभाजन के दंश को हम आज तक भी भुगत रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसी माउंटबेटन योजना के विषय में और जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को जब प्रस्तुत किया गया था जून के शुरुआती सप्ताह में अर्थात 3 जून को, तो उन्होंने जून के अंत तक इस योजना को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो तत्कालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे भारत में। और इस योजना को जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो माउंटबेटन ने गए वापस इंग्लैंड और वहां पर उन्होंने इस स्वीकृति के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताया। ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 को इस योजना को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। तत्कालीन ब्रिटिश संसद को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। क्या करा गया दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इस योजना को प्रस्तुत किया गया, माउंटबेटन योजना को। और इस योजना को स्वीकृति क्राउन की कब मिली, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 जुलाई 1943 को ब्रिटिश क्राउन ने इस योजना पर अपनी अंतिम स्वीकृति दी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना चाहिए कि आखिर माउंटबेटन योजना के विषय में आपको क्या जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना चाहिए, माउंटबेटन योजना के प्रभाव या परिणाम क्या हुए। ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना के प्रभाव या परिणाम कुछ इस तरीके से रहे। सबसे पहला दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा के गठन को प्रावधानित किया गया। ठीक है, जिसमें बंगाल, सिंध, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के प्रतिनिधि अब भारतीय संविधान सभा में नहीं रहे। कौन कौन नहीं रहे दोस्तों, बंगाल, सिंध, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के जो प्रतिनिधिगण भारतीय संविधान सभा में शामिल थे, वे अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, अर्थात भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, अब पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल में संविधान सभा के पुनः निर्वाचन कराने पड़े, क्योंकि दोस्तों बंगाल का भी विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में। तो पश्चिम बंगाल भारत के पास था, तो यहां पर वापस से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कराया गया। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि आज का जो पंजाब है, उसे हम आज जो पंजाब को जानते हैं वो है पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब किसके आधिपत्य में गया, पाकिस्तान के। इसीलिए पूर्वी पंजाब या हमारे वर्तमान पंजाब में संविधान सभा के सदस्य के स्थान जो रिक्त हुए उनके लिए फिर चुनाव कराए गए और इस प्रकार से हमारी संविधान सभा पुनर्गठित की गई। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा के
भारतीय संविधान सभा के विघटन से 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या मात्र 299 रह गई। पहले कितने थे कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से? 389। 90 सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए हमारी संविधान सभा के। तो अब प्रभावी संख्या क्या रही हमारी संविधान सभा की? 299 सदस्य रह गई और इनमें से भी 229 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से शामिल थे और 70 प्रतिनिधि देशी रियासती भारत से शामिल थे। अर्थात देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कम होकर कितनी हो गई? 70 थी, कितनी? 93। अब कितने हो गई वो? 70, मतलब 23 सदस्य देशी रियासतों के कम हो गए। पहली बात तो। दूसरी बात, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सदस्य संख्या कितनी थी? 292। अब वो कितनी गिर के हो गई है? 229। तो इस तरह से हमारी पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या या संरचना को आप जान सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम आगे हमको और क्या ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास का एक आप अंतिम चरण बोल सकते हैं इसे। तत्पश्चात भारत और पाकिस्तान अधिराज्य के रूप में स्वतंत्र रूप से हमारे विश्व के सामने परिलक्षित हुए। ध्यान रखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं माउंटबेटन योजना के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में। आइए दोस्तों, इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे श्री क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो थे क्लीमेंट एटली। और भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारतीय वायसराय और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम पे श्री क्लीमेंट एटली। आइए दोस्तों, इस विषय में और हम चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को, तारीख जरूर ध्यान रखिएगा, तिथि आपको याद रखना चाहिए, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन का एक जनता का प्रातिनिधिक निकाय है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्रिटेन में दो महत्वपूर्ण सदन हुआ करते थे विधानमंडल के, एक था हाउस ऑफ लॉर्ड, दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इनमें से हाउस ऑफ कॉमन्स में श्री एटली जी ने घोषणा की थी कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कब कर दिया जाएगा दोस्तों? जून 1948, मतलब जून 1948 तक भारत में सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाएगा। यह घोषणा कब की थी उन्होंने? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत 3 जून योजना के फलस्वरूप, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत 3 जून योजना, जिसे हम भारत पाक अधिराज्य की योजना या भारत विभाजन की योजना के नाम से भी जानते हैं, इस योजना के अनुरूप भारत और पाकिस्तान विभाजन के प्रस्ताव को 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश संसद के महत्वपूर्ण सदन में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों फिर देखिएगा, इसमें 18 जुलाई 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे किंग जॉर्ज पंचम। ये हैं किंग जॉर्ज पंचम। तो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत के विभाजन की योजना अर्थात माउंटबेटन योजना को कब स्वीकृति प्रदान की? अपने दोनों विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा? भारत पाक विभाजन की योजना को अपना अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों अब हम देखते हैं इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के विषय में और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। 14-15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा, यह भारत के इतिहास में संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। 14-15 अगस्त 1947, 14 तारीख को पाकिस्तान अधिराज्य अस्तित्व में आया और 15 तारीख को भारतीय अधिराज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान
हेतु एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में दोनों अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, भारतीय अधिराज्य या डोमिनियन, अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन, का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही नियुक्त किया गया। भारतीय अधिराज्य का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। जबकि पाकिस्तानी अधिराज्य का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? श्री मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी अधिराज्य के गवर्नर जनरल बने और भारतीय अधिराज्य के गवर्नर जनरल श्री लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को संप्रभुता संपन्न रखने का प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। तत्पश्चात दोस्तों आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि देशी रियासतें भारतीय अधिराज्य में या पाकिस्तानी अधिराज्य में शामिल हो सकती थी, ये उनके ऊपर विवेक के ऊपर छोड़ा गया। यह उनके विवेक पर छोड़ा गया कि वो भारत में शामिल होना चाहती हैं या पाकिस्तानी अधिराज्य में। यह था देशी रियासतों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं तात्कालिक रूप से, दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं तात्कालिक रूप से वहां की विधान मंडल के रूप में कार्य करेंगी या विधायिका के रूप में कार्य करेंगी। अगला दोस्तों, नवीन संविधान के निर्माण होने तक इन दोनों अधिराज्यों में कौन सा अधिनियम लागू होगा? तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी दोनों अधिराज्यों में पूर्व के समान ही लागू होता रहेगा जब तक इनका संविधान अस्तित्व में न आ जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्रभाव क्या हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद के प्रभुत्व का अंत हो गया। ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व कब से चालू हुआ था दोस्तों? 1858 से। आपको ध्यान ही होगा महारानी विक्टोरिया की घोषणा, आपको ध्यान ही होगा कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन व्यवस्था की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी। अर्थात भारत की पूरी शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन या ताज के नियंत्रण में संचालित हो रही थी। यहां पर एक बदलाव हुआ कि जितनी भी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व था, जिसके नाते वह भारतीयों के लिए कानून बनाने में सक्षम थी, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। साथ में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, देशी रियासतों के साथ जो ब्रिटिश सरकार ने अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने जो भी करार किए थे, समझौते किए थे, वे सभी समाप्त हो गए। अर्थात उन करारों और समझौतों का भी अंत हो गया। यह दो महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा के गठन की क्या तारीख है दोस्तों? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई और मोहम्मद अली जिन्ना और श्री लियाकत अली को पाकिस्तान अधिराज्य का क्रमशः गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। यह है लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान अधिराज्य के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए माउंटबेटन योजना के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तत्पश्चात दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए इसी विषय में कि भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय अधिराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक डोमिनियन राष्ट्र था। क्या था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक अधिराज्य था। तत्पश्चात भारत ने 26 जनवरी 1950 को स्वयं को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य ऐच्छिक रूप से बनाए रखा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से भारत के स्वतंत्र होने की तारीख।
हमारा स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद से 26 जनवरी 1950 तक हम थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के एक अधिराज्य या डोमिनियन राष्ट्र थे। तत्पश्चात आज तक हमको स्वयं को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक ऐच्छिक सदस्य बनाए रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक पुनर्गठित अंतरिम सरकार की जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात अस्तित्व में आई। ध्यान रखें कि इस सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं रहे। अब हम इस पुनर्गठित हमारी अंतरिम सरकार की बात करते हैं जो 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आई। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम सरकार में क्या सदस्य संरचना थी, किस तरह की व्यवस्था है, संगठन था, उसके विषय में भी आपको जानना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग के साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के साथ मिलकर बनी हुई थी अंतरिम सरकार के विषय में। अब मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग के बिना जो भारत में अंतरिम सरकार कायम की गई थी उस विषय में। आइए दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्यकारी परिषद के एक प्रमुख हुआ करता था जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, और उस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जून 1948 से अपने पद को संभाला। इसके पूर्व 15 अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन ही इस अंतरिम सरकार के औपचारिक मुखिया के पद पर विराजमान थे। आइए दोस्तों, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के बाद हम बात करते हैं कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष व प्रधानमंत्री की, तो वे थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। तत्पश्चात दोस्तों और कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे उनके बारे में हम बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर CH भाभा, अगले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू जगजीवन राम, अगले थे राजकुमारी अमृत कौर, महिला सदस्य थी ये भारतीय तत्कालीन अंतरिम सरकार की। अगले थे श्री भीमराव जी अंबेडकर जिन्हें हम भारतीय संविधान के पिता की भी संज्ञा देते हैं। अगले सदस्य हैं इसके श्री RKS चेट्टी, अगले हैं श्री NV गाडगिल, श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनसे तो सभी परिचित हैं, है ना। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में ये भी शामिल रहे हैं और जनसंघ के जितने भी जो हम बोल सकते हैं युग पुरुषों में इनकी गिनती की जाती है। अगले हैं श्री रफी अहमद किदवई जी, यह थी हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात बनी हुई अंतरिम सरकार। इसकी भी संरचना 15 सदस्यीय थी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री और 13 सदस्य शामिल थे। अब अगली चीज देखते हैं दोस्तों हम, एक महत्वपूर्ण चीज, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 को 20 जून 1948 को श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस पद को माउंटबेटन से ग्रहण किया था। दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य बताइएगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का आप इस्तेमाल हमारे से संपर्क करने में कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी लेक्चरों की जो PDF फॉर्म में एक पूरी की पूरी विषय वस्तु हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेयर 24 पर प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद।